जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। शिमला से दिल्ली, दिल्ली से बिहार कथा यात्रा के लिए हम पहुंच चुके हैं और बिहार के रेलवे स्टेशन बापू धाम मोतिहारी में हमारा बहुत भव्य स्वागत किया गया और इस स्वागत समारोह का अपने आप में एक अलग आनंद आया। रेलवे स्टेशन बापू धाम मोतिहारी से हम लोग सीधे निकले बिहार की छोटी काशी सोमनाथ महादेव के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए और वहाँ पर हमने मंदिर में महंत जी से भी भेंट की, क्योंकि यहाँ के महंत जी से मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भी हम यहाँ पर कथा के लिए आए थे और महंत जी से तब भी मुलाकात हुई थी। यहीं बिहार में सोमनाथ महादेव का यह प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में दंपत्ति यहाँ पर माथा टेकने आते हैं विवाह करने के पश्चात अपने मंगल जीवन की कामना को लेकर के। और ये हमारा भी परम सौभाग्य रहा कि परम पूजनीय व्यास जी महाराज डॉक्टर दास महेश व्यास जी के साथ हमें भी महंत जी से वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ से हम सीधे निकल गए शोभा यात्रा के लिए। शोभा यात्रा की ये झलकियाँ आप देख पा रहे हैं। इस वक्त हम लोग बिंद बलिया गांव से निकले हैं बरई टोला की तरफ, क्योंकि वहां पर बिंद बलिया में हनुमान मंदिर के प्रांगण में यह कथा आयोजित होनी है। वहीं से इस भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत की गई और यह इस गांव की अधिष्ठात्री मां लुकई माता के दरबार से होते हुए बरई टोला नामक गांव से होकर के वापस कथा पंडाल तक यह यात्रा आई और इस यात्रा में बहुत ही आनंद आया। एक रथ आप देख रहे हैं किस तरह से महाराज जी के लिए सजाया गया है और इस दिव्य शोभा यात्रा का हम भी हिस्सा रहे। और फिर हम दिव्य कथा पंडाल में पहुँचे। उस दिव्य कथा पंडाल में पहुंचकर महाराज जी का स्वागत किया गया। यहाँ के आयोजकों द्वारा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजक हैं, वो सभी माल्या अर्पण करते हुए महाराज जी का कथा पंडाल में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से ये कुंदन जी जो महाराज जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं और इन्होंने सबसे पहले संकल्प किया था कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करवानी है अपने गाँव में। तो अपने ही गाँवों नहीं बल्कि आस पड़ोस के सभी गाँवों को इकट्ठा किया गया और यहाँ के हजारों लोगों ने मिल करके इस कथा को वर्ष 2023 दिसंबर में आरंभ किया था। और इस वक्त वर्ष 2024 में हम इस कथा की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 2024 में इस कथा का नाम दिया गया है सत्याग्रह 2, क्योंकि सत्याग्रह 1 नाम पड़ा था जब हम वर्ष 2023 में बिहार पहली बार आए थे। और इसका एक कारण यह भी रहा क्योंकि यह बिहार का पूर्वी चंपारण क्षेत्र और इसी पूर्वी चंपारण क्षेत्र से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसी कारण से यहाँ के जो मोतिहारी जिला का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी बापू धाम मोतिहारी पड़ा है। बापू धाम मोतिहारी के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए आप, ये राजीव रंजन जी के घर पर जहाँ पर हमारे रुकने की व्यवस्था थी, वहाँ पर प्रातःकालीन हम अपना संध्या वंदन उन्हीं के इस पूजा कक्ष में करते थे। ये दिव्य पूजा कक्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान की गई हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक राशि ठाठ के साथ यहाँ पर रोज ये यजमान लोग भी पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिए शंख के लिए किस तरह से आसन दिया गया है। ये घर का पूजा कक्ष का दिव्य दर्शन, और हमें यहाँ बहुत आनंद आया क्योंकि इस घर में अपने आप में एक अलग बात थी। और वहीं बाहर पूजा के बाद हम लोग तुलसी पूजन भी करते थे, प्रतिदिन तुलसी पूजन। और तुलसी पूजन के बाद सूर्य नमस्कार और उसके बाद यहाँ इनके ही घर पर हमारे फलहार की व्यवस्था होती थी पूजा के बाद। और इसमें आप देखे हैं दही चूड़ा इस वक्त परोसा गया है हमारे लिए। यहाँ बहुत आनंद आ रहा है बिहार में क्योंकि यहाँ के व्यंजन अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ का लिट्टी चोखा भी हमने चखा, जो कि अपने आप में बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन कहा जाता है। और उसके बाद हमारा जो दिन भर का कार्यक्रम रहता था, कभी हम जो समय मिलता था यहाँ पर गांव के लोगों से मिलने चले जाते थे, कभी हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए हमें घर पर बुलाया जाता था, किसी अन्य घर में जाकर के भोजन होता था। लेकिन ये सारी व्यवस्था संजय सिंह जी संभालते थे। और इस वक्त संजय सिंह जी हमें ले गए हैं एक यहाँ ब्राह्मण के घर पर। और ये देखिए ब्राह्मण दंपत्ति किस तरह से पूजनीय महाराज के इस वक्त चरण धुला रहे हैं। और चरण धुला करके फिर इस जल को पूरे घर में छींटा लगाया गया और
छींटे लगाने के बाद खुद भी इसका चरणामृत उन्होंने लिया और फूल और अक्षत के साथ इस वक्त महाराज जी का पूजन वंदन किया गया और उसके बाद हम सभी लोगों के लिए भोजन परोसा जाएगा। और बिहार में जब भी हमने भोजन किया तो लगभग 6-7 व्यंजन तो खाने को चखने को मिलते ही थे, लेकिन एक जगह तो इतना गजब हो गया कि लगभग 16 व्यंजन हमने चखे एक साथ भोजन में। और ये देखिए, अब ब्राह्मण को आवर्णित किया गया डॉक्टर राज किशोर जी के द्वारा कथा के लिए। और ये कथा क्योंकि रात्रि के समय होनी है और इसलिए रात को 6 बजे से 10 बजे तक ये कथा होनी है। और डॉक्टर राज किशोर जी आज प्रथम दिन की कथा से पूर्व ये ब्राह्मणों को आवर्णित कर रहे हैं और इसके बाद इस कथा का होना है प्रारंभ। और इस कथा का आनंद ही कुछ अपने आप में अलग है, क्योंकि घर से बाहर जाकर के दूसरे राज्य में कथा करने का अपना एक अलग आनंद है। और ये देखिए महाराज जी किस तरह से प्रसन्न मुद्रा में प्रवचन करते हुए, ये अपने आप में एक दिव्य कथा बिहार में जो हमारी 1 वर्ष के पश्चात पुनः हुई है, पुनरावृत्ति, ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के लोग भी महाराज जी को पसंद करते हैं। और अपने आप में महाराज जी के प्रवचनों में भी वो गुण है, वो दिव्यता है कि एक बार जो सुन ले तो वो खींचा चला आता है। क्योंकि इसका प्रमाण हमने अक्सर कई बार देखा है, जब दूर दूर के लोग कथा में आते हैं और उनसे बात करने का अवसर मिलता है तो वो बताते हैं कि किस तरह से वो केवल और केवल महाराज जी के लिए ही इस कथा में उपस्थित हुए हैं। और वहाँ की रात्रि समय में आरती का ये दिव्य दर्शन आप भी कीजिए। यजमान के हाथों में आरती की थाली है और वो आरती घुमा रहे हैं और जो पीछे लोग खड़े हैं वो अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके इस वक्त टॉर्च के ही दीप दिखा रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में हर व्यक्ति के हाथ में दिए देना मुश्किल होता है। और कथा के बाद हम लोग आनंद लेते हैं महाराज जी के साथ। जब सब लोग श्रोता लोग चले जाते हैं उसके बाद हम लोग वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं। इस तरह का कुछ वहाँ पर आनंद बनता था, क्योंकि ये लोग जो व्यवस्था में लगे रहते थे तो इनको इतना आनंद नहीं आता था। और उसके बाद यही कार्यकर्ता लोग, क्योंकि कथा सुनने का इनको कम समय मिलता था व्यवस्था की वजह से, तो उसके बाद कथा के बाद महाराज जी के साथ ये नृत्य में जो आनंद लेते थे वो देखते ही बनता था। और उसके बाद जब महाराज जी को जाना होता था विश्राम स्थल पर राजीव रंजन जी के घर पर, जो यहाँ का राज परिवार बहुत ही अच्छा संस्कारित परिवार है, तो ये लोग महाराज जी के साथ चल पड़ते थे, निकल पड़ते थे गलियों से होते हुए, राधे राधे की जय घोष के साथ हम लोग आगे बढ़ते थे। और उस वक्त पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी की ये याद बनती थी, क्योंकि इसी तरह से जब हम वृंदावन में होते थे तो कई रात्रि में कभी भी प्रेमानंद महाराज जी जब वृंदावन के भ्रमण के लिए निकलते थे, ठीक वैसा ही माहौल यहाँ पर बनता था। जो लोग बिस्तर तक जा चुके होते हैं आराम करने के लिए, वो भी उठ करके अपने दरवाजे में आकर के राधे राधे का जय घोष करते थे। ये अपने आप में बहुत ही आनंदित। और राजीव रंजन जी के घर पर छोड़ा जाता था, वहाँ पर ये लोग नृत्य करके वापस आते थे। उसके बाद होता था हमारा दुग्धपान। दुग्धपान आग के पास बैठ करके, क्योंकि सर्दी का समय भी है, हिमाचल जितनी ठंड तो नहीं है लेकिन फिर भी आग के पास बैठ करके, और वहाँ पर अपने ही अंदाज में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सुनाता था, चाहे वो कोई पॉजिटिव शायरी हो और या फिर कोई किसी पुराण से, कोई शास्त्र से कोई श्लोक हो या कोई कविता हो समाज की स्थिति को लेकर के, और या फिर समाज के किन्हीं विषयों पर चिंतन हो। इस तरह का वार्तालाप रहता था। एक के हिसाब से मैं कहूँ कि वो भी एक सत्संग का बहुत बड़ा हिस्सा ही रहता था। और लगभग रात्रि के 12 साढ़े 12 बज जाते थे और फिर हम लोग विश्राम करते। सुबह प्रातःकालीन पूजा सत्र के लिए हम लोगों को जाना होता था दिव्या पंडाल में। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि पूजनीय व्यास जी महाराज इस वक्त यहाँ के अधिष्ठात्री माता लुकई माता के मंदिर में पहुँचे हैं, जहाँ 9 पिंडियाँ विराजमान हैं। लुकई माता की नवदुर्गा के रूप में ही यहाँ पर 9
पिंडी जो विराजमान है, और कहते हैं कि लुकई माता यहाँ की अधिष्ठात्री है। और पिछले वर्ष भी हम यहाँ पर गए थे तो हमने यहाँ पर दर्शन किए थे। आज पुनः व्यास जी महाराज यहाँ पर बुलेट लेकर पहुँचे हैं, खुद ही बुलेट चला करके यहाँ पर पहुँच गए और फिर यहाँ पर पूजा अर्चना की। हम आप सभी के लिए माँ से आशीर्वाद मांगा, फिर यहाँ के सेवादारों से वार्तालाप हुआ और वार्तालाप करने के पश्चात महाराज जी का पुनः यहाँ से दिव्य पंडाल के लिए आना हुआ। बुलेट चला करके आप देख रहे हैं इस वक्त लुकई माता के मंदिर से महाराज जी चल पड़े हैं व्यासपीठ की तरफ। और आसपास ये जो छोटी छोटी सरसों दिख रही है और कुछ खाली खेत दिख रहे हैं, क्योंकि वृष्टि बहुत लंबे समय से नहीं हुई है, जिसकी वजह से खेती का कार्य रुका हुआ है। नहीं तो बिहार में इस वक्त गेहूं और सरसों के खेती से बहुत हरियाली रहती थी। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी से वृष्टि करवा दे ताकि खेती के कार्य आगे बढ़ सके। और इस तरह से राजीव रंजन जी इस वक्त महाराज जी को ये कुछ उपहार दिखाते हुए ये ब्राह्मण वृंदों को देने के लिए राजीव रंजन जी लेकर के आए हैं। महाराज जी के अगर हामी भर दें तो ये ब्राह्मणों को दिए जाएंगे। और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर एक अलग आनंद आता था। आज आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये लाइव भी हुआ था। ये राजीव रंजन जी के भाई नीरज जी के घर पर हम उपस्थित हुए हैं। और ये रोशन लाल मामा जी है जो हिमाचल के बहुत ही मशहूर बांसुरी वादक हैं, और ये हम अक्सर कथाओं में महाराज जी के साथ रहते हैं। और आज हम यहाँ पर रात्रि को कथा के पश्चात, और लगभग ये समय रहा होगा 11:30 से 12 बजे का, और हम लोग यहाँ पर अब ले रहे हैं अपना आनंद, अपने सत्संग का आनंद, जहाँ पर हमारे जो रसोईया मामा हैं कृष्ण चंद्र ठाकुर जी, वो भी यहाँ पर नृत्य करते हैं। और हम उन्हें कृष्ण चंद्र ठाकुर कहते हैं क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं और इसलिए हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर अरुण पामटा जी, देव शांडिल जी और साहिल जी ने भी बहुत ही भजनों से हमें आनंदित किया। और उसके बाद महाराज जी दिव्य पंडाल में ये अरुण जी को कुछ निर्देश दे रहे हैं, और अरुण के साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता भी महाराज जी से कुछ निर्देश प्राप्त करते हुए किसी बात पर। और अंतिम दिवस की ये कथा आप इस वक्त देख रहे हैं। अंतिम दिवस ये दिन की कथा है, क्योंकि आज अंतिम दिन को हमें वापस वहाँ से निकलना है, इसलिए रात्रि की कथा नहीं है, आज दिन की कथा है। पूर्णावती के पश्चात हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। और ये बिहार की कथा अपने आप में एक यादगार कथा बन के रह जाती है। यूँ तो इससे पूर्व हम लोग हरिद्वार में थे तो गंगा तट पर अपने आप में एक बहुत दिव्य कथा हुई, जिसकी यादें अभी तक हमारे हृदय में घर कर चुकी हैं। लेकिन उसका स्थान इसलिए भी ऊंचा है क्योंकि वो हरिद्वार तीर्थ गंगा धाम पर कथा हुई थी। लेकिन उससे भी बहुत सुंदर और दिव्य यादें अभी हमें आती है शिकरोड़ी में हुई सुन्नी के पास राम कथा की। और इस वक्त अंतिम दिन में अब राज किशोर जी इस वक्त ब्राह्मणों को अपनी ओर से भेंट देते हुए, और महाराज जी ने उन्हें हिमाचल की शान टोपी भेंट करके सम्मानित किया। राजीव रंजन जी को भी हिमाचली टोपी से सम्मानित किया गया, और राजीव रंजन जी अब वो उपहार ब्राह्मणों को भेंट कर रहे हैं जो महाराज जी को दिखाए जा रहे थे। और अपने आप में बहुत ही सुंदर दृश्य। इस वक्त सभी संगीत पर उपस्थित ब्राह्मणों को भी सम्मानित किया गया। और ये सुनील मणि तिवारी जी, वहाँ के माननीय लोकप्रिय विधायक, महाराज जी से व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद इन्होंने ग्रहण किया। और अब दोनों राजीव रंजन जी और सुनील मणि तिवारी जी बचपन के दोस्त हैं, इसलिए एक साथ इस वक्त मुस्कुराते हुए महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए। और वहाँ कथा की कुछ झलकियाँ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 7 दिन में इतना समय गुजर जाता है कि वो इस 15 से 20 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के कुछ ऐसे अनछुए आनंद देने वाले क्षण आपके सामने रखे जाए जो हमने जीवन में पहली बार देखे। ये महाराज जी
जिंदगी में पहली बार हमने देखा ट्रैक्टर चलाते हुए महाराज जी को, और ट्रैक्टर लेकर के पहुंच के व्यासपीठ पर। ये अपने आप में आनंद देने वाला था। यहाँ पर महाराज जी ने बुलेट भी चलाई, ट्रैक्टर भी चलाया, गाड़ियाँ भी चलाई और अपने आप ही आनंद लिया। जितना भी वक्त मिलता था वो सब लोगों के बीच में, लोगों के साथ जुड़ने के लिए महाराज जी उस वक्त का उपयोग करते थे। आप देख पा रहे होंगे, ये मनसुख जी ने वहाँ के एक अपने प्रिय मित्र हैं मनसुख जी, उन्होंने ये ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया था महाराज जी के लिए, ताकि महाराज जी अपना शौक़ पूरा कर सके, आनंद ले सके। बल्कि हमने यहाँ पर क्रिकेट भी खेली, और क्रिकेट खेलते खेलते मैं आपको बता दूं कि मैंने महाराज जी का कैच लिया था, तभी महाराज जी आउट हुए थे। और क्रिकेट की झलकियाँ शायद हमने पहले आप तक पहुँचा दी थी रील के माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और रात्रि का जो समय रहता था, अक्सर कथा के पश्चात हम लोग फिर आग के पास आनंद लेते थे। इसका कुछ अपना ही अलग मज़ा होता था। और ये फिर वही वृंदावन की गलियों में जिस तरह से प्रेमानंद महाराज जी को देखने के लिए लाखों की तादाद में दर्शक होते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास सैकड़ों की तादाद में, कहूँगा सैकड़ों की तादाद में, क्योंकि जो लोग बिस्तर पर भी होते थे वो भी उठ करके अपने दरवाजे पर आ जाते थे और वो भी राधे राधे का जय घोष करके अभिवादन करते थे। ये अपने आप में देखने वाली बात थी, और नए युवाओं को जोड़ने का ये प्रयास था। और क्योंकि नए युवा लोग, युवा पीढ़ी आज के सनातन धर्म में भरोसा नहीं रखते हैं, पूजा पाठ में भी भरोसा नहीं रखते हैं, उनके साथ जुड़ाव का महाराज का ये बहुत अच्छा तरीका। और उसके बाद ये देखिए कृष्ण जन्मोत्सव किस तरह से बहुत सुंदर ढंग से मनाया गया। वहाँ प्रवेश द्वार से लेकर मंच तक दीप जला करके बालम कुंद भगवान की झांकी निकाली गई, और बहुत ही आनंद के साथ सभी लोगों ने आरती उतारी, आशीर्वाद लिया। ये अपने आप में और आनंद देने वाले क्षण थे। बिहार की कथा अपने आप में एक अविस्मरणीय कथा बन करके रह गई, और सबसे बड़ी बात कि इसी कथा की सफलता भी कही जाएगी कि अगली 9 वर्ष तक यह कथा यूं ही मनाने के लिए लोगों ने फिर से संकल्प लिया है। देखते हैं यह संकल्प कब तक चलता रहेगा। ये लोक जन पार्टी के एक समाज सेवी नेतागण इस वक्त महाराज से आशीर्वाद लेते हुए, और हम यहीं बिहार के किसी स्थानीय व्यक्ति के घर पर हैं, और ये माधवेंद्र जी के माताजी हैं, धर्मपत्नी हैं, और घर के अन्य सदस्य इस वक्त महाराज जी से विशेष भेंट कर रहे हैं घर पर। और ये उन्हीं का घर है, उनके घर पर, नीरज जी के घर पर, जहाँ पर हमने वो संकीर्तन किया था। और इस वक्त यहाँ के एक स्थानीय युवा साथी साहिल जी, इनका नाम भी साहिल है, और हमारे जो तबले पे आचार्य जी रहते हैं उनका नाम भी साहिल भारद्वाज है। और ये इस वक्त महाराज जी को रास्ता दिखा रहे हैं, ले जा रहे हैं गाँव में, और गाँव का भ्रमण ये करते हैं, और ये अक्सर पूरी कथा में हमारे साथ बने रहे। महाराज जी का जो समय बचता था कथाओं से, और वही नहीं, जब भी जीवन में मैंने देखा है, क्योंकि मैं महाराज के अंग संग रहता हूँ, तो जब भी महाराज जी को समय मिलता है, कभी गौ सेवा में और या फिर अन्य सामाजिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करते हैं, सत्संग से जो समय बीतता है। और महाराज जी ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया, क्योंकि बिहार में मांस और मच्छियाँ लोग ज़्यादा खाते हैं। तो ये जो आप बकरी का बछड़ा देख रहे हैं, जिसको हार लगाया गया है, इसको महाराज जी ने दिव्य पंडाल तक पहुँचाया, और इसकी पूजा करवा करके ये संदेश दिया कि हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बलि प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और हमें अगर किसी को जीवन देने की सक्षमता नहीं है तो किसी को काटने का भी अधिकार नहीं है। ये संदेश देने के लिए इस बकरी के बछड़े की पूजा की, क्योंकि लोग आज बकरी और बकरी के बछड़े को बहुत बेदर्दी से काटते हैं, और आस्था के नाम पर ये बहुत गलत है, ऐसा महाराज जी का कहना है। और उसके बाद यही रोज़ाना प्रातःकालीन संध्या की कुछ झलकियाँ, और उसके बाद वो वक्त आ गया जब इस कथा को लेना था विराम। और हर कथा का जो विराम होता है वो अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है, इसलिए कि हमारे जो मन में घर वालों से मिलने की एक जो खुशी होती है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, वो एक सुखद एहसास होता है। लेकिन उसी के साथ जो भगवत प्रेमी होते हैं, जिनके साथ ये पूरा सप्ताह हमने व्यतीत किया होता है, उनसे बिछुड़ने का जो दर्द रहता है, वो दर्द अपने आप में एक अलग सी तड़फ देता है, और वो तड़फ देता है, एक प्यास देता है फिर से किसी भगवत प्रेमी से मिलने की। और इसी प्यास के साथ हमें छोड़ा गया रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में
रेल के अंदर हमारा सामान व्यवस्थित किया गया सभी साथियों के द्वारा जो हमारे साथ वहाँ पर गए। संजय सिंह जी खास तौर पे, जिन्होंने पूरे 7 दिन तक हमें, अक्सर इनके घर पे लगातार हमारे भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन कभी कभार कहीं आतिथ्य में जाना होता था। इन्होंने, इनके पूरे परिवार ने बहुत सेवा की। उनके साथ मनसुख जी हैं, कुंदन जी हैं, जिनके ही संकल्प से ये कथा यहाँ पर की गई। ये सब हमारे साथ यहाँ पर रेलवे स्टेशन तक आए, हमें यहाँ पर छोड़ा गया और इसी के साथ विराम लिया इस कथा ने, और हम वापस आ गए रेलवे में वापस दिल्ली की तरफ। और